बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। उसकी ये 15वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रोशी रोशी बेटा। रोशी वो लहाफ में मुंह सर लपेटे बहुत गहरी नींद सो रही थी जब वक्फे वक्फे से उसके कानों में एक ही आवाज़ पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। आफ्ताब जुबैरी रोशी को पुकार रहे थे। अबिया ने लहाफ से सर बाहर निकाला। कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। दूसरे पलंग पर रोशी मौजूद नहीं थी। कहाँ गई? अबिया बालों पर हाथ फेरते हुए सुस्ती से उठ बैठी। ओह, उसे याद आया। थोड़ी देर पहले उसे शायद पुप्पो बता कर गई थी कि वो रोशी को लेकर डॉक्टर के पास ले जा रही हैं। तो वो दोनों गोया लौटी नहीं। रोशी रोशी! आफ्ताब जुबैरी की बुलंद आवाज़ घर में एक बार फिर गूंजने लगी तो उसे मजबूरन उठना पड़ा। लहाफ से निकलते हुए उसे सर्दी का एहसास हुआ तो तकिए के पास पड़ा हुआ स्वेटर पहनकर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई बाहर निकल आई। हफ्ता भर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। आज 2 दिन के बाद इतनी चमकदार धूप निकली थी। वो चोर कदमों से चलती हुई बाहर आई। उसे आफ्ताब जुबैरी का सामना करना हमेशा ही दुश्वार लगा करता था। रोशी के नाम की वो तीसरी पुकार। वो दिल में अल्लाह का नाम लेती आफ्ताब जुबैरी के कमरे में दाखिल हुई। वो सामने कुर्सी पर नहाए धोए अच्छे से कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार बैठे थे। जी, उसने दहलीज पर रुककर नीची आवाज़ में कहा तो उन्होंने भी उसे चौंक कर देखा। रोशी कहाँ है? उनका लहजा नॉर्मल था। वो शायद पुप्पो के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। वो अभी तक दहलीज पर खड़ी थी। मैंने दवा खानी थी, अगर एक गिलास पानी मिल जाता। वो इतनी नरम लहजे में बोले कि बिया उन्हें गौर से देखते हुए सर हिलाकर मुड़ गई। पुप्पा जान इतने अच्छे कब से हो गए भला? पानी का गिलास लाते हुए भी वो सोच रही थी। बिया वो गिलास उनके सामने पड़ी मेज़ पर रखकर जाने लगी कि उन्होंने उसे पुकारा। जी। वो रुक गई। उन्होंने हथेली पर रखी गोलियां एक ही बार हलक में अंडेल कर पानी का पूरा गिलास पीकर रख दिया। और पानी ला दूं? खाली गिलास देखकर उसने पूछा। नहीं। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए और सर हिलाकर मुड़ने लगी। बिया वो नरम लहजे में फिर पुकारे। सुनो। उसके कदम उनके लहजे पर वहीं जमकर रह गए। जी जी। वो हैरत से उन्हें देखने लगी और देखते ही देखते इन आंखों में पानियों से लबाब भर गई और फिर चंद लम्हों बाद ही वो किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। फूफा जान, वो लबों में ही कह सकी। पिया पिया मेरी बच्ची मुझे। उनके होंठ कपकपाए और उन्होंने अपने सफ़ेद मजबूत हाथ उसके आगे जोड़ दिए। मैं तुम्हारा मुजरिम, खताकार, गुनहगार। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने हमारे साथ जवाब में क्या किया? मेरा दिल चाह रहा है बिया, मैं कहीं डूब मरूं, मुंह छुपा कर मर जाऊं, कभी तुमसे ये गुनहगार नज़रें चार ना करूं। मुझे माफ़ कर दो अल्लाह के लिए। वो कुर्सी से उठे और गिड़गड़ाते हुए हाथ बांधे उसके आगे सर झुकाकर रोने लगे। फूफा जान प्लीज़ ऐसे ना करें। वो हैरान परेशान 2 कदम पीछे हट गई। प्लीज़, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया। मेरा जुर्म काबिल माफ़ी नहीं। किसी के किरदार, किसी की ज़िंदगी से खेलना कभी भी काबिल माफ़ी नहीं हो सकता। इसके बावजूद मैंने तो सिर्फ ये सोचा था, अपनी तंगदस्ती से तंग आकर अपने बच्चों की मखदोश हालत देखकर शायद मैं तुम्हारे घर वालों को ब्लैकमेल करके थोड़े से पैसे हासिल, मगर उन्होंने तो हद ही कर दी। मगर तुम्हारा तो मुजरिम हूँ ना मैं जानता हूँ, जानता था तुम बेगुनाह हो, मेरी रोशी की तरह मासूम पाक दिल। वो एक कदम आगे बढ़े और बंधे हुए हाथ उसके आगे करके फरियादी नज़रों से उसे देखने लगे। प्लीज़ फूफा जान, अब इन बातों का कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं। मैं उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उन्हें फटकारे, नफ़रत का इजहार करे या लाताल्लुक़ बनकर बाहर निकल जाए। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वो आंसू भरे चेहरे पर खफीफ सी मुस्कान लाते हुए बोले। पता नहीं, वो कोफत भरे अंदाज में आहिस्तगी से बोली। इस वक्त बेशक माफ़ ना करो, मगर चंद दिनों बाद तुम क्या सबसे मुझे माफ़ कर देंगे? जिनका मैं मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ, अपनी नेक वफादार बीवी का, अपने मजलूम बच्चों का, सब मुझे माफ़ कर देंगे। मरने वालों को तो सब फराग दिली से माफ़ कर दिया करते हैं। वो कहते कहते एक बार फिर आंखों में ढेर सारा पानी भर लाए और नढाल से होकर मेज़ पर बैठ गए। क्या मतलब? वो उन्हें गौर से देखने लगे। वो यकीनन एक्टिंग नहीं कर रहे थे। ये जो दवा अभी मैंने खाई, कहीं दिनों बल्कि कहीं महीनों से खा रहा हूँ, मगर कोई अफाका नहीं हो रहा। कहते कहते वो अपना सीना मसलने लगे। उनके चेहरे पर एक से जर्दी छा गई, आंखें जैसे वीरान लगने लगी। मैं समझी नहीं।
آپ کو میرا مطلب کیا بیماری ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میرے دل خانہ خراب کے تینوں والز بند ہو چکے ہیں۔ میں جو یہ دن بتا رہا ہوں وہ نہ سمجھو۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو بھی اپنی جگہ دھک سے رہ گئی۔ اسی لیے تو میں جلد سے جلد اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتا تھا، اچھی جگہ پر، کہ اس نے اپنے کلاش باپ کے گھر غربت و افلاس کے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہ آ سکے۔ اس لیے تو ظفر اچھا آدمی، اگرچہ عمر میں روشی سے بڑا ہے، پھر روشی کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا بھی، اور تیسری وجہ۔ وہ رکے اور سر جھکا کر سینہ زور زور سے مسلنے لگے۔ انہیں شاید درد ہو رہا تھا، وہ اپنے لب کاٹ رہے تھے، ان کی رنگت لمحہ بہ لمحہ زرد ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا پھوپھا جان؟ وہ کرسی سے نیچے گرے جا رہے تھے۔ بیا نے بے اختیار ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دینا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس میرا خدا۔ وہ سر اٹھا کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ مجھے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کی مہلت دے، اور پانی۔ وہ کراہے تو بیا گلاس اٹھا کر پانی لینے دوڑی۔ انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور پھر جیب سے گولیوں کی شیشی نکال کر اس میں سے ایک گولی اپنی زبان کے نیچے رکھ لی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، صرف ان کے زور زور سے سانس لینے کی آواز کمرے میں چکرا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے آپ؟ وہ قدرے تشویش سے بولی۔ آج 4 بجے روشی کا ظفر سے نکاح ہے۔ وہ آہستگی سے بولے تو بیا کو لگا ان کی ذہنی رو بہک گئی ہے۔ وہ 25 آدمیوں کو ساتھ لائے گا۔ کل میں آیا تو کیسے کچھ کہتا۔ ڈاکٹر محتشم بہرحال ظفر سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ وہ رک رک کر بول رہے تھے، مگر میری مجبوری، میں واقعی ظفر کا مقروض ہوں۔ آج اگر 4 بجے نکاح نہ ہوا تو وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور میں جو اپنی موت سے روشی کی رخصتی تک کی مہلت مانگ رہا ہوں، آج شام کو ہی مر جاؤں گا۔ کیا کروں، کس سے کہوں؟ کون دے گا مجھے 2 لاکھ روپیہ؟ کون میری بات کا یقین کرے گا؟ رافع تو پہلے ہی مجھے مارنے پر تلا پھر رہا ہے، پھر روشی کے سسرال والے، آج شام کو انہوں نے بھی آنا ہے۔ اگر ان کے سامنے یہ تماشا، اوہ میرے خدا، میں ابھی کیوں نہیں مر جاتا؟ نہیں زنا مجھے ان ذلت بھرے لمحوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ میں نے زندگی بھر کوئی خوشی نہیں دیکھی، اپنی معصوم بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجھے نہیں منظور تو میری موت بھیج دے، میں مرنا چاہتا ہوں میرے اللہ، میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سینہ مسلتے ہوئے بے اختیار روتے ہوئے کہے جا رہے تھے۔ پھوپھا جان، پیا نے بے بسی سے انہیں دیکھا، مجھ جیسے شخص کا مر جانا ہی بہتر ہے، جو بیٹی بیچ کر اپنا قرض اتارے۔ میرے اللہ تو گواہ ہے، میں نے یہ قرض کیوں لیا؟ رافع کے MBA میں داخلے کے لیے، سعدیہ کی بیماری کے لیے، اس گھر کے چولہے کے لیے۔ مگر کون میری بات کا یقین کرے گا؟ ایک برے شخص کی بات کا کون یقین کرے گا؟ وہ آنکھیں بند کیے روئے جا رہے تھے۔ مجھے موت دے دے میرے اللہ، مجھے موت دے دے۔ میں نے کبھی تجھ سے یوں ٹوٹ کر کچھ نہیں مانگا، میری فریاد سن۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے۔ پھوپھا جان، تھوڑی دیر بعد بیا نے ان کا کندھا ہلا کر انہیں متوجہ کیا۔ انہوں نے لال انگارہ سی آنکھیں کھول کر کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ لیں 2 لاکھ کا چیک۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چیک ان کے آگے کیا تو ان کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی، پورا جسم یکدم ساکت ہو گیا، وہ چیک تھامنا بھی بھول گئے۔ لے لیں یہ پیسے، اگر آپ کی ضرورت پوری کر سکیں تو۔ بھیا، میری بیٹی، میری بچی، تم عظیم ہو، تم واقعی نیک والدین کی نیک اولاد ہو۔ ان ماں باپ کی عظمت کو سلام جنہوں نے تم جیسا ہیرا جنم دیا۔ تم نے میری کمینگی کا جواب اتنا خوبصورت، اتنا عظیم دیا، میں ساری زندگی تم سے نگاہیں نہیں ملا سکوں گا بیا۔ بیا، تم کیا ہو؟ دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہو، تمہارا دل اس سے کہیں 1000 گنا حسین ہے۔ تم قابل فخر ہو، میں ہمیشہ تمہارے مقروض رہوں گا، تمہارے اس احسان پر شکر گزار۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی کہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، جبکہ میرے اپنے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے، احباب، کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اور میرا یقین بھی کیا تو کس نے، جس کی زندگی میں نے برباد کی اپنی طمع، اپنے لالچ کی وجہ سے۔ بیٹی، اس بڈھے کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے ہاتھ باندھے دیوانہ وار سر ہلاتے، آنسو بہاتے جھکے جا رہے تھے۔ پلیز پھوپھا جان۔ اسے ان کی حالت دیکھ کر عجیب سا سکون ملا۔ اتنے عرصے میں کسی نے تو اس کے دل کو پہچان کی، اس کے بے ریا جذبوں کو پہچانا، ورنہ تو وہ خود اپنی پہچان بھی بھول چکی تھی۔ تم عظیم ہو، بلند قامت، ہم جیسے نیچ لوگ تم جیسی دیوی کے قابل نہیں تھے۔ بیا، میری بقیہ زندگی کی سب دعائیں تمہارے نام۔ آج تم اس بڈھے کو خرید لیا، ان 2 لاکھ کے عوض نہیں، اپنے حساس دل کے عوض۔
कभी हुआ तो ये रकम ना सही इन जज्बों का कर्ज उतारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वो अब अपना चेहरा पोंछ रहे थे। वे आहिस्ते से बाहर निकल आई। दिन में निकलने वाली धूप दोपहर से पहले ही रुखसत हो गई। उसकी जगह हल्के हल्के बादलों ने ले ली, जो शाम तक खूब गहरे और बोझल हो गया। रात पहले उतरी थी कि धुंध उसका फैसला करना मुश्किल था। धुंध ने सर्दी में इजाफा कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए हल्की हल्की फुहार भी पड़ी। सहन पूरा भीगा भी नहीं था। फुहार थम गई। शायद ये रुकी हुई बारिश रात को हो। उसने सर उठाकर सुरमई धुंध को देखते हुए सोचा, बारिश? हाँ, उसे वो जालिम बारिश याद आ गई। इससे पहले की यादें फिर से उस पर हमला आवर होती। वो सर झटक चूल्हे पर उबलते हुए दूध को देखने लगी। बिया, राफे का खाना यही ले आओ। पुप्पो की आवाज़ पर उसकी महवियत टूटी, और ना तो शायद दूध भी यूं ही उबल जाता। राफे अभी कुछ देर पहले घर आया था। रोशी अंदर कमरे में शायद सो चुकी थी। वो तो अजीब गुमसुम सी होकर रह गई थी। आफताब जुबैरी सुबह से जो घर से निकले थे तो अब तक ना लौटे थे। उसने दिन में कई बार अपनी उस जज्बाती उजलत पर सोचा। वो किसी के रोने धोने पे यूं कमज़ोर पड़ने वाली तो ना थी। वो पहले थी, मगर अब तो उसे खुद लगता था कि वो किसी पत्थर की मानित बेहिस हो चुकी है। और सुबह कैसे पुप्पा जान के आंसू ने उस पत्थर को तोड़ फोड़ कर रख दिया। उसने ऐसा क्यों किया? दिन भर में वो उसकी एक भी तवज्जो न सोच सकी। कहीं मुझसे जज्बातीपन में कोई गलती, हमाकत तो सरजद नहीं होगी। भला इस बेवजह बेमौका नेकी की क्या ज़रूरत थी, जबकि मेरी अपनी ज़िंदगी मंझधार में फंसी कश्ती की तरह ठोकरें खा रही है। और अभी जो मैंने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का फ़ैसला कर लिया, जो होना भी है, तो मैं क्या करूँगी? अब बैंक में खुदा जाने कितनी रकम होगी। ये परेशान कुन ख्याल उसे बार बार हरासा करता रहा। शाम होने तक उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आने लगा। अम्मी, खाना क्या किसी होटल से आएगा? राफे किचन के पास से गुजरते हुए शायद उसे यूं एक टिक आग के शोलों को देखते हुए पाकर तन से बोला था। अभिया ने एक गहरा सांस लेकर सालन गर्म करना शुरू किया। हॉट पॉट से 2 रोटियां निकालकर रुमाल में लपेटी। हालांकि उसे पता था रोशी राफे के लिए गर्म चपाती उसके आने पर ही पकाती थी। एक बार हॉट पॉट में रखी रोटी राफे को दी थी तो उसने फौरन जताया था, अच्छा अब तुम पर मेरी 2 रोटियां भी भारी हो गई। शाम को ही पकाकर ठंडी ठार मेरे मुंह पर मार रही हो। मगर अभिया को उसके जताने की कम अज़ कम उन दिनों कतई परवाह नहीं थी। मुकर्रम भाई कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन में मोहतशम के साथ वापस चले जाएंगी। आलिया भाभी अलबत्ता यही रहेंगी। रोशी के कागजात बनने में 2 या 3 माह लग सकते हैं। तभी वो शादी की डेट फिक्स करेंगे और इनकी कोशिश जल्द से जल्द ये सब करने की होगी, क्योंकि आलिया भाभी ज़्यादा दिन इधर नहीं रह सकती। वो खुद कह रही थी कि वो इधर शादी की तैयारियों के लिए रुकेंगी। इसलिए वो खाना लेकर अंदर गई तो पुप्पो राफे को बता रही थी, मालूम है मुझे अम्मी, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। अब जॉब तो पता नहीं कब मिलेगी। शादी के लिए जो कुछ बैंक में मौजूद है इससे ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत किसी से कर्ज ले लूँगा। वो जवाब में सर झुकाकर बोला और फिर रुमाल में लिपटी रोटियां खोलते हुए एक तीखी नज़र पलटती हुई अभिया पर डाली, जिसे नज़रअंदाज करते हुए बाहर निकल आई। मुकर्रम भाई तो मना कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आलिया भाभी भी बार बार यही बात कह रही है, मगर बेटा हमें फिर भी कम अज़ कम कपड़े और जेवर, तुम जो पैसे बैंक में जमा है बस उन्हीं से काम चलाने की कोशिश करना। कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। जॉब खुदा जाने कब मिलती है। ख्वामखा खुद को फंसाने वाली बात। बाकी बेटियों के मामले में अल्लाह खुद मददगार होता है। देखो उसने कैसे भले लोग इन हालात में मिलाए हैं कि सारी उम्र भी सजदा शुक्र अदा करती रहो तो हक अदा ना हो। अल्लाह मेरी बच्ची की आइंदा ज़िंदगी आसान करे। बड़े दुख देखे हैं उसने इस छोटी सी उम्र में। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? राफे ने आधी रोटी खाकर खाना परे कर दिया था। अम्मी भूख नहीं है, शाम में समोसे खा लिए थे। उस वक्त बस 1 कप चाय बनवा दें, सर्दी बहुत लग रही है, मैं अब लेटूंगा। रोशी आज इतनी जल्दी सो गई? दवा ली उसने? वो उठकर खड़ा हो गया। हाँ दवा तो ली थी, इसीलिए शायद जल्दी सो गई। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, और चाय भला अब किस लिए? नींद भगाने के लिए। अब कौन सा तुम्हें पढ़ना होता है? यूँ चाय पी पी कर अपना दिमाग खुश करने की क्या ज़रूरत है? अम्मी सारा दिन नहीं पी, इसलिए आप भी आराम करें। मौसम एकदम ठंडा हो गया, लगता है रात को बारिश होगी। वो कहते हुए कमरे से निकल गया तो सादिया बेगम अभिया को आवाज़ें देने लगी। चाय का ऑर्डर सुनकर उसका खून खौल गया। नौकर समझ रखा है लाड साहब ने मुझे, और रोशी साहिबा यूँ हफ्ता भर से पलंग संभाले पड़ी हैं जैसे आज ही रुखसत हो रही हैं, और मैं रह गई हूँ इन फजूल चाकरियों के लिए। उसने खाने के बर्तन पटक कर चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। जितनी देर तक चाय खौलती रही वो भी जलती कुड़ती रही। ये चाय
कमरे में दाखिल होकर उसने लठ मार अंदाज में कहा और मेज़ की तरफ देखा जो किताबों के ढेर, कागजों, तौलिए, ब्रश और नामालूम किन किन चीज़ों से हटी पड़ी थी। 2-3 दिन से उस कमरे की किसी ने सफाई भी नहीं की थी। मेज़ पर चाय का मग रखने की जगह भी नहीं थी। राफेल हाफ टांगों पर डाले बैठा था, हाथ में कोई किताब लिए। मुझे दे दो, उसने किताब से नजरें हटाए बगैर कहा तो वो कोफत भरे अंदाज में कप लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसने मग आराम से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अबिया का हाथ भी। वो इस अचानक हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी। संभलते संभलते भी बैठ के किनारे पर गिर गई। ये क्या बेहूदगी है? वो रुका और पलटकर चाय का कप साइड टेबल के कोने पर रख दिया। एक्सक्यूज़ है। उसके हाथ की गिरफ्त और भी सख्त हो गई। छोड़िए मेरा हाथ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। पहली बात तो ये माय डियर वाइफ के इस हाथ को थामने का हक खुद तुमने मुझे दिया है, निकाह नामे पर साइन करके। और अब अगर मुझ नाचीज़ ने अपना हक ज़रा सा इस्तेमाल करने की जसारत की है तो इस कदर खफा होने की वजह? वो उसके लाल बबू का चेहरे पर नज़रें जमाए कह रहा था कि अभी तक नाराज़ हो। मुझे क्या ज़रूरत है नाराज़ होने की? छोड़िए मेरा हाथ। उसने एक बार फिर जोर लगाया। ज़रूरत? हाँ, ज़रूरतों की मार तो पड़ी है तुम्हें। मेरे साथ बंद कर। वो गहरा सांस भरकर बोला। अच्छा ऐसे करो, एक काम करते हैं। वो उसके हाथ पर गिरफ्त ज़रा सी ढीली करते हुए बोला। वो उसे कहा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वो उसकी तरफ झुका। कमरे का दरवाज़ा बंद करो और इधर लहाफ में आ जाओ मेरे साथ। ईमान से सर्दी बहुत है। अब हमारी शादी बेचारी इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसे ताज़ा दम करने का कोई अनोखा तरीका तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, सिवाय इस देरी पर ढेर सारी माजरत, प्यार भरी माजरत के। उसने एकदम उसका हाथ छोड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि एक लम्हे को अबिया का ज़ोर ज़ोर से धड़कता दिल भी बेबस सा होकर रह गया। उसका ठंडा ठार चेहरा गर्म मजबूत हाथों के आसार में था। तुम अगर मेरा साथ दो बिया, अगर मेरे साथ मेरे पास हो तो यकीन करो ये मुश्किलात कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है अब अगर तुम मुझसे एक पल को भी दूर हुई तो शायद मेरी ज़िंदगी में एक भी आसानी नहीं आएगी। तुम्हारे होने ने मेरे लिए हर मुश्किल को भी सहल कर दिया है। सिर्फ तुम्हारे होने के एहसास ने, अगरचे एहसास मोहब्बत बन जाए तो मैं समझूंगा मुझसे खुश नसीब इस रोज़ ज़मीन पर कोई नहीं होगा। पिया, आई रियली लव यू। पहले मुझे खुद भी इसका यकीन नहीं था, मगर इन 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ, अपने इश्तियाल भरे रद्द अमल, तुम्हारी नाराज़ी और खफकी ने पता नहीं मेरे अंदर क्या कुछ बदल कर रख दिया। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही मैंने खुद को चूर चूर होते महसूस किया है, जो अगर तुम ज़रा मुझसे दूर चली जाओ तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो। इन 3-4 दिनों ने मुझ पर इनकशाफ किया है बिया, तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी ज़रूरत का। मैं वाकई तुम बिन खुद को अधूरा, नामुकम्मल महसूस कर रहा हूँ और दरिया के करीब रहकर प्यासा भी। बिया, मेरी ये तशनगी दूर कर दो बिया। मैं वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम गर्म सांसों के साथ बोझल आवाज़ में कहते हुए शायद अपने आप से भी बेखबर था। बहुत खूबसूरत डायलॉग है, लगता है इस किताब से रटे हैं। वो एक झटके से उसे परे धकेल कर उठ खड़ी हुई। मगर मैं आपके बगैर खुद को अधूरा नहीं समझती, बल्कि आपकी कुर्बत में मुझे अपनी ज़िंदगी और भी बेमायनी, बेमकसद लगने लगती है। आप करीब आते हैं मिस्टर राफे तो मेरा जी चाहता है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। अगर पहले ये जुर्रत नहीं कर सकी थी तो अब कर लो। मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है और जीने से नफरत भी। अगर कोई इंसान किसी के पास आने पर खुद को मार देने पर तुल जाए तो सोचिए वो उस शख्स से कितनी नफरत करता होगा। आई एम सॉरी टू से बट आई रियली हेट यू। और इन 3-4 दिनों में मेरी मोहब्बत का राज मुनकशिफ हुआ है तो मुझ पर इन 3-4 दिनों में आपकी इस दोहरी शख्सियत का पर्दा चाक हुआ है। पहले मुझे आपसे बेजारी होती थी और थोड़ी सी उलझन, मगर इन 4 दिनों में मुझ पर खुला कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। और ये नफ़रत अब कभी मोहब्बत में तब्दील नहीं होगी। मुझे मालूम है, बेहतर है कि इन्हीं खतूत पर सोचिए जिन पर सोचने का आप मुझे कह चुके हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ बहरहाल नहीं रहना। वो बड़े हौसले से हक तक बैठे, राफे की आंखों में आंखें डालकर बगैर रुके कहती चली गई और भागते हुए बाहर निकल गई। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, सब रोशनियां गुल हो चुकी थी सिवाय सुरमई धुंध की मलगजी रोशनी के। वो अपने कमरे में आकर आहिस्तगी से अपने लहाफ में घुसी और उसे सर तक ओढ़कर बेख्तियार रोने लगी, मगर इन आंसुओं में शिद्दत नहीं थी, न रवानी, जैसे सरमा की बारिश हो रुक रुक कर सोच सोच कर बदलती हुई। वो जो कुछ सोचना नहीं चाह रही थी वही कुछ सोचे जा रही थी।
باہر بارش شروع ہو چکی تھی. وہ سردی سے کانپ رہی تھی. اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ سردی روئی سے جاتی ہے یا دوئی سے. دوئی کو وہ خود لات مار کر آئی تھی اور روئی اس کی سردی کم کرنے میں ناکام تھی. ٹھنڈے یخ پاؤں لحاف میں گھسانے کے باوجود اس کی سردی کم نہیں ہو رہی تھی اور نیند تو اس پر پہلے بھی کم مہربان تھی. آج پھر رت جگا نہیں. اس نے بے اختیار زور سے آنکھیں میچ لی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی. اور ایکچولی میں اس وقت ساتھ میں ٹافی بھی کھا رہی ہوں اور ہاں ایک سائڈ پر چپکی پڑی ہے اور ساتھ میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں. میرا گلا خراب ہے نا تو اس کے لیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو یار اینڈ ٹائم پر مجھے لفظ یاد ہی نہیں آتے. گڈ ویل جو بھی تھا مجھے اب یاد نہیں ہے. بس یار وہ وائٹ کلر کی ہوتی. میں ایک نام ہمیشہ ہی اس کا نا کیا تھا یار نام, ابھی میں نے پھینک دیا اس کا ریپر بھی. خیر وہ میں کھا رہی ہوں اور 3-4 دنوں سے میرا گلا کیونکہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ایک میں نے ابھی چاول کھائے ہیں. دین اس کے علاوہ موسم چینج ہو رہا ہے تو پانی بھی تھوڑا بہت ٹھنڈا کبھی, کیونکہ سم ٹائمز بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے. میں بہت اوائڈ کرتی ہوں ٹھنڈا اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کہ جس سے میرا گلا خراب نہ ہو, کیونکہ مجھے ایک تو ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے. ایک اگر میں ایک دفعہ بیمار ہو جاؤں نا تو میں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ اس دفعہ میں 2-3 دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی ہوں, کیونکہ میں نے بہت زیادہ احتیاط کی ہے. گرم پانی بہت پیا ہے, جوشاندہ بہت زیادہ پیا ہے اور باقی چیزیں اوائڈ کی ہیں جیسے کہ چاول وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے. لیکن کل ہم نے چاول پکا لیے تھے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا بہت فیل ہوتا رہتا ہے, تو اسی لیے پھر میں نے یہ ٹافیز وغیرہ لے لی تھی کھانے کے لیے تاکہ کچھ بیٹر رہے. تو ابھی بھی میں ریکارڈنگ کر رہی تھی اور آپ لوگوں کو بتا رہی تھی. ناول بہت اچھا جا رہا ہے. میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے یہ ہے کہ میں ٹائم سے ریکارڈنگ کر لوں, کیونکہ ابھی میں نے ناول اس کو اپلوڈ نہیں کیا اور اس چینل پر میں بالکل بھی ناول اپلوڈ نہیں کر رہی. لیکن ابھی میں نے سوچا کہ شارٹ ناولز کچھ دنوں تک اپلوڈ کیا کروں گی, کیونکہ یہ لانگ ناولز کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلیٹ کر کے ہی دینے ہوتے ہیں. شارٹ ناولز کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ہی وقت میں آپ کہانی سن کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن لانگ ناولز کی یہ سین ہے کہ آپ لوگ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی سٹوری بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت لانگ لاسٹنگ چلتی ہے. ہر ایک ایموشن کو جلدی جلدی میں کچھ نہیں ہوتا, تو اسی لیے لانگ ناولز بھی اپنا ان کا انداز ہوتا ہے, ایک اپنا اثر رکھتے ہیں. تو اسی لیے پھر میں لانگ ناول بھی کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتی ہوں. تو پھر ٹھیک ہے, ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.